लिए फिर से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो, क्योंकि आज आपका गणित का इतनी शानदार महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी के लिए फिर से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो, क्योंकि आज आपका गणित का इतनी शानदार महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है, तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से इस क्लास को और जल्दी आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए क्योंकि समय हो चुका है और हम लोग काफी शानदार और लाजवाब क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाइएगा आपके सामने इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और आज आपको यही समझ करके बैठना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए आप एक एक प्रश्न का जवाब देते जा रहा है, क्योंकि हूबहू आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा। यहां पर आपको विषय कोड देखने को मिलेगा, यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 और यहां पे आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है देखने को मिलेगा। यहां पे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पे आपका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि इस तरीके से जिस प्रकार से यहां पे सारी चीजें आपको लिखा हुआ मिल रहा है इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा और आपको यही समझ कर बैठना है कि आप भी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आप लोग एक एक करके जवाब दीजिए और काफी ज्यादा आज का क्लास आपके लिए शानदार होने वाला है। एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कीजिए और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और जिस वर्ष यह प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया था उस समय काफी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देने में गलती कर दिए थे। सो क्वेश्चन कुछ यूं है कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब हो गया कि वह परिमेय होना चाहिए और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको हम बता दें कि पूरे बिहार में हमें अंतिम दिनों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम दिनों जो आपको हम पढ़ाते हैं बताते हैं सीधे आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और हूबहू यहां से आपके कहीं लिख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि वह परिमेय होना चाहिए। यहां पे ऑप्शन अगर देखेंगे ए नंबर, तो पाई क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या जो कि आपको हमने कई बार बताया है। √7 भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। √2/√5 जो है ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, यानी कि 3 ऑप्शन जो है अपरिमेय निकल करके आ गया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए, यानी कि वो परिमेय होना चाहिए। इसका मतलब है कि लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा और सही भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि हम आपको सारी चीजें तोड़ के समझाते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होती है और जाकर के परीक्षा में आप एकदम धमाल मचा देते हैं। आइए इसको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 3√75 लिखा गया है और बटे यहाँ पे रूट का 48 लिखा गया है। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग, इसको रूट से बाहर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे √75 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं। फिर √48 को आप लिख सकते हैं 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं रूट में से बाहर करने के लिए 2 संख्या में से एक संख्या बाहर हो जाती है, यानी कि 3 का 3 पहले से है ही और 2 5 है, यानी कि 1 5 हो जाएगा और √3 का √3 रहने देंगे। फिर यहाँ से 4 जो है 2 4 है, 1 4 बाहर हो जाएगा और √3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज? 15/4 15/4 क्या हो गया आपका एक परिमेय संख्या हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे देना है और आपको डरना नहीं है बाबू, लड़ना है, क्योंकि अब समय आपके पास काफी ही कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है और इस तरीके का क्वेश्चन कहीं लिख लीजिए फिर से कि मंटू सर बता रहे थे, डीएलएस वाले सर बता रहे थे कि यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ यूं है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। 100% है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको सोचना समझना नहीं है, आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी कि शून्यकों का योगफल पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। -b/a कहने का मतलब हो गया भाषा में कि दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? -3 है, -3/a पहला पद हो जाएगा 1। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? तो 1 है, तो हो जाएगा 1। लेकिन इसमें ये आपका फॉर्मूला में कह रहा था पहले से ही एक माइनस है, यानी कि एक पहले से माइनस इसमें लगा देंगे। अब आप सभी जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 3/1 यानी कि हो जाएगा 3 कहां पे ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आपका राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको प्रश्न का जवाब देना है काफी बखूबी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक करो फटाफट से, ये काम तो आप लोग फटाफट से कर दीजिए और जितना ज्यादा आपसे हो सकता है फैला दीजिए वीडियो को। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यह क्वेश्चन फैलना चाहिए। अगला देखिए बखूबी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सीधे आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। आप कहीं नोट कर लीजिए कि हाँ सर बता रहे थे कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% इस तरीके का। क्वेश्चन कुछ यूं है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 के शून्य के क्या होंगे। बाबू इसका शून्यक बताना है और हमने आपको बताया है कि जब भी शून्य के ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, उसके बदले 0 लिख लेना है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं और आप भी इसको बनाइए और चेक कीजिए कि क्या आप हमसे तेजी से क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। नहीं दे पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिस करना है और आपको एग्जाम में एक भी गलती नहीं करना है। तो दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 बराबर हो जाएगा हम सभी का 0। क्लियर। अब देखिए ये जो है बट्टा में दिया गया है। अब बट्टा को सबसे पहले हटाइएगा तब तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। तो हटाने का प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है कि आप देखिए दो तरीका है। एक तो आप सबके नीचे 1 लगा करके इसका भिन्न का जोड़िए घटाव बना दीजिए। दूसरा प्रोसेस ये है कि ये जो 6 दिया गया है ना बट्टा में, तो सभी पदों में उससे गुणा कर दीजिए, बट्टा आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया गया है तो 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस ध्यान दीजिएगा अब जिस भी संख्या के में बटा दिया गया होगा उस संख्या में केवल गुणा नहीं करना है। क्लियर। तो यानी कि यहां पे 1/6x दिया गया तो यानी कि केवल यहां पे x हो जाएगा और माइनस यहां पे 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और बराबर हो जाएगा हम सभी का 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हो गया बराबर 0। ये तो आसान पद में आ गया, यानी कि सिंपल। ये अब हमको दिख रहा है कि क्या चीज करना है। करना कुछ यूं है कि हमने आपको बताया है कि पहले वाले पद में तीसरे वाले पद से गुणा कीजिए और जो भी मान आएगा उसको ऐसे तोड़ना है ताकि बीच वाले मान के बराबर आ जाए। जैसे कि 12 छक 72 होता है तो आप हो जाएगा माइनस 72x स्क्वायर माइनस का 72x स्क्वायर। अब जो 72x स्क्वायर है इसको इतने अच्छे दो बराबर भागों में बांटना है ताकि बीच वाले मान के बराबर हो जाए। आइए देखते हैं। तो 6x स्क्वायर को 6 स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 9x में अगर 8x को घटा देते हैं तो 9x में से 8x घटेगा, केवल x बचेगा। यानी कि हम सभी का हो गया क्या चीज, यहाँ पे केवल x बच गया। अब यहां पे क्या करेंगे -12 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 9 8 कितना होता है 72 होता है, 72 भी आ चुका है और हम सभी का यहां पे जो है वो क्या आ गया है x भी आ चुका है। अब सिंपल इसको क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इसको कमन करेंगे, ठीक है ना। अब कमन कैसे किया जाता है सर, तो देखिए यहाँ पे 4 पद है। कमन का मतलब क्या होता है सर, काफी बच्चे नहीं जानते हो कि क्योंकि अभी पहली बार वो शुरुआत भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं। कमन का मतलब होता है कि कौन जो इसमें से मिलता जुलता है, तो जो भी इसमें से मिलता जुलता होगा, जैसे कि देखिए 6x स्क्वायर प्लस 9x में क्या चीज मिल रहा है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से मिलेगा क्या चीज 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, यानी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2x हो जाएगा। देखिए 3 में 2 से गुणा कितना होगा 3 दूनी 6 और x में x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब चलिए माइनस, अब सर यहां पे किस चीज को कमन लेंगे हम, ये भी तो पता करनी है ना। तो देखिए यहां पे हम लोग कमन लेंगे यहां से 4। अब जब 4 कमन लेंगे तो देखिए यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 4 कमन लेंगे तो 2x बचेगा, यानी कि 4 दूनी 8x हो जाएगा और यहां पे बचेगा हम सभी क्या चीज प्लस बचेगा कितना 3 बचेगा, 4 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हम सभी क्या चीज बाबू 0 हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला देखिए आगे स्टेप में क्या होता है, ये देखिए एक पद ये दिख रहा है ना 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, ये पद एक हो गया यानी कि 2x प्लस 3 एक पद हो गया और दूसरा पद क्या होगा 3x और माइनस का 4, 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी आएगा, इसलिए आपको बखूबी तरीके से बेहतर तरीके से बता रहे हैं ताकि कैसे बनता है जिससे कि आपको गड़बड़ न हो। अब देखिए जब हम सभी का 2x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया होगा तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और x बराबर हो जाएगा -3/2। क्लियर हो गया, एक मान निकल गया -3/2, यानी कि -3/2 कहां पे है, देखिए ऑप्शन नंबर यहां पे दिया गया बी नंबर में। उसी तरीके से यहां पे 3x जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 3x - 4 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर क्या होगा 4 होगा और x बराबर क्या होगा 4/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3। तो 4/3 क्या देखिए इसमें दिया गया है, तो यानी कि -3/2 और 4/3 ऑप्शन नंबर कहां पे आया है, बी नंबर में आया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी आएगा। आपको बोले ना कि थोड़ा सा ये प्रोसेस इसमें लंबा होगा क्योंकि अब बिहार बोर्ड थोड़ा सा कठिन कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन उतना भी कठिन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्टेप वो बढ़ा रहा है। तो आपको भी बखूबी बेहतर तरीके से पढ़ना है और दिक्कत है टेंशन तो पहले आप बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, टेंशन नहीं लेना आपको। अगला देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा जो है 19 है तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। कहे के मतलब क्वेश्चन ही बाटे कि दो गो संख्या बाटे जाना के गुणनफल 2166 बा,
भोजपुरी में भी समझा। 2166 बैठे और ओकर मस है यानी कि HCF जौन बा वह 19 है ना, तो उसका एलसीएम बताना है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो हमने आपको इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या बताया था, सिंपल बताए थे कि बस आपको इसमें इस वाले संख्या से भाग दे देना है। क्लियर, यानी कि 2166 में आपको भाग दे देना है कितना से, 19 से। जब आप 2166 में आप लोग जो है 19 से भाग देंगे तो आएगा कितना, यहां पे 114। कितना आएगा, तो सर 114 आएगा और जो भी आ जाएगा संख्या वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 114 जो होगा आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाफट से बना दीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर दो, फैला दो वीडियो को, हर स्टूडेंट के पास बाबू ये वीडियो पहुंचे के चाहिए और क्लिप काट काट के तू लोग वायरल कर लोगी ताकि वीडियो जो है हर स्टूडेंट के पास पहुंचे। और देखिए जो भी क्वेश्चन आपको मतलब अच्छा लगता है और जो आपको समझ में नहीं आता उसका क्या कहते हैं क्लिप जो है काट लीजिए उतना, ठीक ना। और आप अपना एक अकाउंट बना लीजिए, चैनल बना लीजिए यूट्यूब और उसमें वीडियो को डाल दीजिए। ऐसे क्या होगा कि व्यू देखने के चक्कर में उस वीडियो को प्ले करके देखिएगा आप, तो देखिएगा तो क्या होगा, उस वीडियो का जो आंसर होगा यानी कि उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बखूबी बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से करिए। कॉपीराइट वाला वीडियो आपसे डिलीट मतलब होता है ना कि आप लोग कॉपीराइट मार देंगे, कॉपीराइट हम नहीं करते हैं, ठीक ना, वो काम हम नहीं करते हैं। जो भी अपना है आप डालिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता, ठीक ना। अच्छी बात है कि आप डालेंगे और अपना तैयारी भी करते रहेंगे आप लोग। चलिए अगला, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणांक है, एक गुणनखंड है x+1 हो तो बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्य क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी देखिए कहने का मतलब ये है, कहे का मतलब क्वेश्चन ई बटे कि हाई एगो बहुपद के देले बटे का चीज गुणनखंड देले बटे और कहता है कर x के एगो शून्य के का होई। तो जब भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा बखूबी इसके बराबर आप लोग 0 कर लीजिएगा, यानी कि x+1 बराबर क्या कर लीजिएगा 0, x बराबर बाबू का हो जाए और पक्षांतरित करवा तब -1 हो जाए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबके देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि x बराबर -1 होगा। तो क्लियर, इस तरीके से बाबू बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग इसको वीडियो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का लेख दो सरलरेखाएं है जो कि यहां से क्या होगा, यानी कि वह संपाती होगा या समानांतर होगा या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो होगा वह क्या होगा आपको बताना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और आएगा ही, आपको हम बता दें कि इस तरीके का क्वेश्चन 100% आएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये बात आपको क्लियर करना होगा, यानी कि ये बात आपको ये चीज मान आपको निकालना होगा। यानी कि a1/a2 तो क्या हो जाएगा हम सभी का, यानी कि 6 बटे हो जाएगा 3 बराबर b1/b2 तो -2 बटे हो जाएगा, b2 का मान क्या है -1 बराबर c1/c2 यानी कि 9 बटे हो जाएगा 12। क्लियर, अब कटाइए 3 दूनी 6 माइनस माइनस कट जाएगा प्लस बराबर क्या हो जाएगा 2 में 1 से भाग देंगे हो जाएगा 2। अब बराबर इसको कटाइए 3 3 का 9 4 3 12 3 बटे कितना होगा 4 हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा इसका कोई भी हल नहीं आएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी हल बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा और अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके का 2-3 सालों से यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ यूं है, कह रहा है कि यदि a बराबर दिया गया है 2 का घात 3 × 3 × 5 और b बराबर दिया गया 2 का घात 5 और 5 × 7 तब लसा क्या होगा। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मसा, लघुत्तम समापवर्तक के जाए क्या पूछ दिया है मसा, लेकिन इसमें आपको लसा पूछा है, तो मसा पूछा जाता है वो भी आपको हमने बता दिया। अब लसा पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, लसा का मान हो गया जो आपका यहां से जो मान होगा ये आपको न्यूनतम सबसे अधिकतम ये जो न्यूनतम मान होता है वो आपको बताना है। a बराबर दिया गया है 2 का घात 3 और 3 × 5 और b बराबर दिया गया है 2 का घात 4 × 5 × 7 दिया गया है। इसमें से कह रहा है कि आप इसका एलसीएम बता दीजिए। क्या बताना है, एलसीएम बता दीजिए। तो देखिए मसा में क्या होता है कि जो सबसे अधिकतम मान आया होगा वही आपका होता है महत्तम समापवर्तक, और जब लघुत्तम होता है तो सबसे न्यूनतम मान आपको बतानी है। अब देखिए जो इसमें से मिल रहा है, इसमें से देखिए 2 का घात इसमें 3 बार है, इसमें 2 का घात 4 बार है, यानी कि 2 का घात 4 बार आ रहा है, तो इसको क्या देंगे 2 का घात 4 × ये देखिए क्या है। उसके बाद से 3 जो है इसमें क्या है नहीं है, तो फिर इसमें क्या हम 3 का 3 लिख देंगे। इसमें क्या है
5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कि एक बार 5 हम इसे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है 7, तो 7 को 7 लिख देंगे। अब इसको सबको एक में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 का घात 4 बार है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और उसके बाद से फिर 3 × 5 × 7, ठीक ना। अब एक गुणा कीजिए, 16 × 5 80, 80 में गुणा कीजिए कितना 3 से 80 और 3 कितना होता है 240, 240 में 7 से गुणा कर दीजिए। 240 में जब 7 से गुणा करेंगे तब वो खूबी इसका जो आंसर आ जाएगा वो शायद 1680 आना चाहिए। क्लियर? हाँ वो बिल्कुल इसका राइट जवाब बताइए। हाँ चलिए बिल्कुल आपका, हाँ क्या बात है, 1600 से गुणा कर लिया ना, चलिए 1680 ही आएगा आपका, यानी कि हो जाएगा कितना 1680। क्या हो जाएगा 1680 आपका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके आपको बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये देखिए, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद बता दीजिए। हमने आपको बहुत बार बता दिया है, इसके पहले वाले वीडियो आपको नहीं देखे है ना, तो जल्दी देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देते हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए हर एक वीडियो देखिए जिससे कि दिक्कत ना हो। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं लिख लीजिए कि मंटू सर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आपको बखूबी क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या दिया गया है, इसके शून्य दिया गया है, यानी कि अल्फा का मान दे दिया गया है 5 और बीटा का मान दे दिया गया है -3। क्लियर है बाबू? अब चलिए, जब अल्फा का मान 5 दिया गया है, बीटा का मान -3 दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहां से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेना है और अल्फा इंटू बीटा मान ज्ञात कर लेना है। क्लियर? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 अल्फा का मान दिया गया है, बीटा का मान दिया गया -3, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 गुणे -3, क्या हो जाएगा 5 3 -15। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। जब यह मान निकल गया तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद कीजिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब बैठा दीजिए x² तो x² माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है बाबू, तो कहेगा सर 2 आया है, तो बस 2 लिख दीजिए और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बाबू कितना आया है, तो -15। यहां पे आप -15 लिख दीजिए। क्लियर? चलिए तो यहां पे हम इसे लिख देते हैं -15। ठीक है बाबू? चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x² का x² -2 तो -2x तो x हो गया, यानी कि -2x हो गया और प्लस माइनस हो जाएगा, क्या चीज माइनस हो जाएगा, यानी कि -15। यानी कि आंसर निकल के आएगा x² -2x -15। तो x² -2x -15 कहां है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए इस तरीके से आंसर आ चुका है। तो एक तरीका से जब भी क्वेश्चन आई तो एंग बनाओ के बटे। और कई बार का होला कि क्वेश्चन जब पूछेला बिहार बोर्ड द्वारा तो ये शून्य के दिया ना, तो शून्य के योग और शून्य के गुणनफल ये दोनों दे देला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के मान और अल्फा इंटू बीटा के मान दोनों के मान दे देला रहेला। उस समय में तारा ई जोड़े के और गुणा करे के जरूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी शून्यकों का योग दिया गया होगा और शून्यकों का गुणनफल दिया गया होगा, उस समय बाबू आपको यह निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही दे दिया है। ठीक ना? इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे तो हमने आपको वो बताया है कि इस तरीके का मान अगर पहले से दे दिया गया होगा तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगला देखा क्वेश्चन का हर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बाटे और वीडियो के जल्दी से फैला दो। हाँ जहां भी तहार ग्रुप बटे फटाफट से, है ना? चलिए तो क्वेश्चन क्या रहेगा, समानांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सारांतर क्या है। और इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में तो बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें डी का मान निकालना है और डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि दूसरा पद दिया गया क्या -6 और -6 में से घटा दीजिए -10 को। और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलती इसी में करते इसलिए हैं कि कह रहा है कि दूसरा पद, ये आप सभी जानते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है। तो क्या करते हैं, देखिए -6 को घटाएंगे किसे, -10 को, तो क्या करेंगे यहाँ पे -1 नहीं लिखते हैं। वो तो कहेंगे अरे माइनस तो पहले से दिया है ना, तो माइनस छोड़ दो। ये सबसे बड़ी गलती है। कह रहा है कि दूसरा पद में से घटाइए पहला पद, तो पहला पद ना -10 है लेकिन उसको घटाना है। अब देखिए अभी ये जुट जाएगा आगे। ठीक है, -6 का -6 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अब हो जाएगा 10। अब देखिए अब -6 हो गया और प्लस का 10 हो गया। क्लियर? तो अब क्या आंसर निकलेगा सर, 4 आएगा। तो बिल्कुल बाबू 4 आएगा। तो 4 कहां पे है, तो 4 दिलेवा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो बा आपका राइट जवाब हो जाए, है ना?
चलो, तो ये तरीके से जब क्वेश्चन आई तो पेपर के खोपड़ी में एकदम छेद करेगा बाटे। बिल्कुल, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें से जो कौन है वह द्विघात समीकरण बाबू नहीं है। ध्यान से देखेंगे और इस तरीके का क्वेश्चन, हाँ बाबू, आपके एग्जाम में 100% सिक्योर रहिए कि आएगा ही आएगा। कह रहा है कि इसमें से द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ये देखिए, द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है, यानी कि ax² + bx + c के रूप में दिख रहा है, और ये भी आपका दिख रहा है। लेकिन देखेंगे ये वाला आपका ax² + bx + c के रूप में नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा सर? तो देखिए यहाँ पे दिया गया 2x² और यहाँ दिया गया √2x + 3 का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर आप करेंगे तो यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव तो क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें ज्यादा समय देने की, माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल से ऑप्शन नंबर जो होगा वो किस पे टिक कर दीजिएगा? तो सी पे टिक कर दीजिएगा कि यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अब देखिए बखूबी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और क्वेश्चन कुछ ही में देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बड़ा ही सिंपल आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें अंतर है। क्वेश्चन कुछ ही है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग या मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात का मतलब आसान भाषा में, यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी तो यानी कि बट्टा होकर का लिखा जा सकता है, यानी कि अनुपात के रूप में। ठीक ना? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस और b का मान क्या है, पहले से ही -b है तो -b रख देते हैं। और नीचे a का वैल्यू कितना है, 7 है, तो इसको लिख दिया हमने 7। माइनस माने क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 12 क्या हो जाएगा 7। अल्फा प्लस बीटा का मान का निकल के आ गई 12/7। जब 12/7 निकल के आ गई तो अल्फा इंटू बीटा निकाला। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a, तो c यानी कि तीसरा पद क्या बात 18, 18/7, यानी कि c/a निकल गया, यानी कि 18/7 निकल के चला आया है। तो जब आगे इस तरीके का क्वेश्चन तो आपको पूछ रहा है कि मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात, यानी कि यहां पे हो जाएगा सबसे पहले मूलों का क्या चीज, योगफल, यानी 12/7 और फिर से कह रहा है इसका गुणनफल का अनुपात यानी बटा 18/7। क्लियर? अब देखिए, अब ये क्या है, भाग में है, अब इसको गुणा में आप बदल लीजिए। कैसे बदलिएगा? तो 12/7 गुणे, जब गुणा में बदला जाता है तो नीचे वाला जो पद बा ऊपर चल जाला और ऊपर वाला नीचे आ जाला, यानी कि 7 बटा क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 12/18 बचेगा। ठीक ना? अब इसको कटाइए तो ये कटेगा 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि हो जाएगा 2/3, या फिर कह सकते हैं 2:3। 2:3 है, कहां पे देले बटे, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बाबू डी जन हो ही वो आपका बिल्कुल जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते अगले क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आपको बखूबी सभी प्रश्न का उत्तर आपको देते चले जाना है। अगला देखिए, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। अब देखो, जब ये तरीका के क्वेश्चन आया था कहला कि एक हम बना दी, लेकिन सबसे बड़ा जो है इसमें गड़बड़ हो जाता है। आपसे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण मूल बराबर है तो कह रहा है c का वैल्यू, यहाँ पे c का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कैसे निकलेगा सर, तो मूल बराबर कब होता है, जब d = 0 हो, यही होता है ना, जब d = 0 हो, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर हो गया 0। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, b² और ये इसको पक्षांतरित करेंगे, क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 4ac। अब यहां पे c पूछ रहा है तो c बराबर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, तो b² बट्टे नीचे 4a, यानी c बराबर क्या हो गया b² बट्टे 4a, कहां है b² बट्टे 4a, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अब आपका यह जवाब सही होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बखूबी बहुत ही जबरदस्त तरीके से सोच समझ करके प्रश्न का जवाब देना है, जिससे कि गलती न हो। और कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से कोई भी आपको गड़बड़ नहीं होने वाली है। क्लियर बाबू? हाँ, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है कि y बराबर अगर 10 दिले बटे तो y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, यानी कि कैसन सरल रेखा होगी, और y बराबर 10 दिले बटे तब ये x अक्ष के समानांतर हुई या y अक्ष के समानांतर हुई या मूल बिंदु से जाती हुई होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्लियर। चलिए तो आइए इसको अगर आप जांच करना चाहें तब भी आप जांच कर सकते हैं। जैसे कि एक आपका तल हो गया, ठीक ना। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं सर, यहाँ पे x होता है दाहिने तरफ, इस तरफ माइनस का x होता है, ऊपर y होता है, नीचे का माइनस का y होता है। क्लियर। कह रहा है कि y बराबर 10 है, यानी कि यहाँ पे 10 होना चाहिए, यही होगा ना। क्लियर होगा, हाँ सर यही होगा 10। तो कह रहा है कि यह रेखा जो का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यह बाबू कैसे सरल रेखा होगी, हाँ बहुत बढ़िया एकदम। तो सोच समझ के बताओ, सब कुछ चित्र भी बना देला बानी, बिल्कुल। तो ये कहिएगा कि सर क्या होगा, हाँ ये 10 है, तो ये जो रेखा है ये इसी तरीके के ना जाएगा, इस तरीके की। तो ये रेखा कौन है, ये x है, तो x अक्ष के ना समानांतर हो जाएगी, x अक्ष समानांतर हो जाएगी। तो कहां पे है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में किया, x अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको जैसे क्वेश्चन आएगा आपको बना डालना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो हमने आपको कई बार बताया है और आपको हम बोले थे कि कहीं लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त है, कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। हमने आपको बखूबी बेहतर तरीके से समझाया है कि आपका चतुर्थांश होता है, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय ये चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें संख्याएं दोनों का दोनों प्लस में होती है, और इसमें का संख्या दोनों, ये पहला माइनस दूसरा प्लस होता है। इसमें का दोनों संख्याएं माइनस में होती है तृतीय में, और चतुर्थ में पहला संख्या प्लस में और दूसरा संख्या माइनस में होती है। क्लियर। अब कह रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित होती है क्या, कौन सी संख्या होगा यहां से, यानी कि तृतीय में दोनों संख्याएं माइनस होना चाहिए। तो यहां से चेक कीजिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का दोनों माइनस में दिया गया है। तो कहेगा कि सर ऑप्शन नंबर जो बी दिहल गए बाटे ना, वह दोनों के दोनों माइनस में बा, यानी कि -4 और -6 है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के, कि अगला नंबर क्वेश्चन का कह रहा और दी देखा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गई बटे और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है। और आपको हमने बताया है कि देखिए आप जो है गणित का अगर पूरा फार्मूला याद कर लेते हैं, पूरा सूत्र अगर तू याद कर लेबा, हालांकि अगर तू कहबा नीचे कमेंट आई या वीडियो को लाइक करके शेयर करबा और बोलबा कि सर एक स्पेशल वीडियो बनाइए जिसमें पूरे गणित का सूत्र दिया गया हो, क्योंकि गणित का पूरा सूत्र अगर याद जकरा भी हो जाए वो कम से कम 20 से 30 नंबर वो एग्जाम में ला सकत हटे। कैसे कि खाली फार्मूला ही 10 से 15 नंबर के पूछ दिया जाला और फार्मूला के ही आधार पर सारा क्वेश्चन बनेला। अगर खाली फार्मूला ही याद हो की तो बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे से वीडियो मिला करे आपको, और हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा गणित का आपको सूत्र दिया गया होगा। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो, सारवंतर डी हो, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि यदि ए और डी दिया गया है प्रथम पद और सारवंतर, तो कह रहा है n पदों का योग। तो n पदों का क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। ये तो सभी बच्चे जानते ही हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, और मेरे वीडियो अगर लगातार आप देख रहे हैं, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ रहे हैं, तो समझिए आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्लियर। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल बाबू मजा आवे के चाहिए और गजब तरीके से पढ़े के बाटे। अगला क्वेश्चन कह रहा बाटे कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, का 10वां पद क्या होगा। हाँ बाबू, जब भी ए तरीका के क्वेश्चन पूछल जाई तो हम तरह के का कहला बानी, बहुत ही बखूबी तरीके से बताया ना। बिल्कुल ये काफी इजी होता है और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। 10वां पद, 15वां पद, कोई भी पद निकालने के लिए आपको क्या करना, लिखना है ए प्लस और जितना भी पूछा गया होगा। जैसे 10वां पद पूछा है, 10 में से को घटा दो, कितना होगा सर 9, तो लिख दो 9 और उसमें गुणा कर दो डी से। क्लियर। अब आप सभी जानते हैं कि सर ए कौन होता है, तो ए होता है प्रथम पद यानी कि 2 प्लस 9 गुणे डी। डी क्या होता है, डी वही होता है जो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि दूसरा पद 7 बार, 7 में से 2 के घटा दो, 7 में से 2 के घटाई बका हुई 5 हुई। तो आप इसको गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 2 + 2 का 2। अब देखो गुणा करने में इसको गलती मत करना, सबसे पहले अगर भाग दिया गया होगा तो भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है ना। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ये नहीं कि 9 को 2 को जोड़ दिया, 11 को 11 में 5 से गुणा कर दिया, तब तो हो जाए गड़बड़, है ना। सबसे पहले 9 × 5 = 45, अब 45 में 2 जोड़बा तो हो जाए 47, और 47 जनबा वो राइट जवाब हुई ऑप्शन नंबर सी में। तो जोड़ने और घटाने में भी काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये सीख लीजिएगा। सबसे पहले गुणा कीजिएगा और गुणा करने के बाद से तब 2 जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि पहले 2 दले बाटे तो 2 में जोड़ दिया 9 के, 9 में गुणा कर दिया 5 से, तो 9 और 2 का हो जाए 11 हो जाए, 11 में से 5 से गुणा कर 11 × 5 हो जाए 55, है ना।
तो ये हो जाएगा आपका गड़बड़। तो ऐसा नहीं, पहले 9 में 5 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 45 और 45 में दूसरे गुणा करिए जोड़िएगा हो जाएगा 47। अगला देखिए, अगला देखा बाबू, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन बा। और ई क्वेश्चन के देख के कुछ लोग कही कि हम बना दें और कुछ लोग कही कि अरे ये तो समझे में नहीं क्या क्वेश्चन का कह रहा बा। क्वेश्चन बाबू यूं है कि समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट 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 का एनवा पद, एकर एनवा पद का होई। तो तू सभी जानत रह कि एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होला, एनवा पद a + n - 1 × d होता है ना। क्लियर, ये एक सूत्र होता है, आप याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो। क्लियर, अब चलिए कह रहा एनवा पद ज्ञात करना ही है, तो एनवा पद को एनवा पद रहने देते हैं। ए का मान क्या है 14 प्लस n, n के जगह क्या है n ही रहने देते हैं, -1 × d। d बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, तो 9 में से 14 को घट जाई तो क्या बची 9 × 5 = 14, 5 बचता है ना, इसको कर देते हैं यहाँ पे 5। क्लियर, अब देखिए 14 तो 14, 5 में n से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5। क्लियर, अब देखिए 14 गो और यहाँ पे 5 गो घट जाए, क्या हो जाए 9 × 5 = 14, 14 को एक मिनट, ये माइनस का 5 होगा ना, गड़बड़ बताया था ना। 9 में से 14 घटी तो 5 तो हो ही, लेकिन माइनस के 5 हो ही, यानी कि -5 यहाँ पे होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो 14 और 4 कितना हो गया 19, 19 + 5n, 19 + 5n बाबू कहाँ दिला बा, तो 19 + 5n दिया है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर, तो इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब आपको आ जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट 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 का 10 पदों का योगफल बताइए। योगफल यानी कि एसन बता रहे हैं, आइए बताते हैं इसको। एसन का सूत्र हमने आपको बताया है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। क्लियर, चलिए अब n/2 यानी n का मान दिया गया 10, तो 10/2 हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणे a का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस n का क्या वैल्यू है, n का वैल्यू 10 है, 10 - 1 इंटू d। d बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, यानी कि 7 में से 2 घटेगा, बचेगा क्या चीज 5। ठीक है, इसको ब्रैकेट से बंद करते हैं। अब इसको घटाइए, 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा 5। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस 9 और क्या हो जाएगा 10 में से ही घटेगा 9 और 9 बचेगा हो जाएगा 45। क्लियर, अब चलिए 45 जब हो गया तो 5 गुणे 45 हजार कितना होता है 49, और 49 में जब 5 से गुणा कीजिएगा कितना होगा, तो हो जाएगा 245। कितना होगा 245, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्लियर, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका बखूबी बेहतर तरीके से आपको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वही सभी प्रश्न है बाबू जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। अगर आप इस क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपको हम गारंटी देते हैं कि इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 और a बराबर नहीं है 0 में x का मान जो होगा वह क्या होगा। ये सिंपल कुछ नहीं कह रहा है, बस ये फॉर्मूला ही है आपका, और पूरा फॉर्मूला में आपको इसको बैठा देना है। बिल्कुल, हाँ शेयर कर दीजिए क्लिप पे, बहुत बढ़िया। तो आप सभी जानते हैं x बराबर होता है प्लस ये -b ± √ b² - 4ac बट्टे होता है 2a होता है। क्लियर, ये ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि b - b ± √ b² - 4ac बटा 2a होता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू। तो अगला जो प्रश्न बा वो प्रश्न कह रहा बाटे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बाटे, और क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी बताओ बटे। और इस तरीके के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाए। बिल्कुल, तो अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल का पहली बार आया है ना आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या फिर आप काफी दिनों से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए दूरी निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। दूसरा पद क्या है 15, 15 में से घटा दीजिए 9 को, 15 में से 9 घटाइए कितना होगा, तो हो जाएगा 9 × 6 = 15, 6 का कर दीजिए स्क्वायर प्लस दूसरा ये y2 - y1 क्या हो जाएगा 11 में से 3 घटाइए कितना होगा, 11 में से 3 8 होता है, 8 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 64, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब कीजिए इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जोड़िएगा हो जाएगा 100 का ये इसको वर्ग से ये रूट से बाहर कीजिए हो जाएगा 10, यानी आंसर जो है निकल के आ जाएगा आप सभी का 10, यानी ऑप्शन नंबर बाबू बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बा वो प्रश्न बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन बा, और क्वेश्चन कह रहा है
कि बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही सिंपल है और इसको बनाना चाहेंगे तो आप काफी लंबे प्रोसेस में बनाएंगे, लेकिन इसको हम मात्र चुटकियों में आपको बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे और इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन आप इसे छोटे में बना सकते हैं। ये कह रहा है देखिए 2p यानी ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, यही है ना। तो y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया है कि बताया गया सर y1 + y2 2 होता है, यही होता है ना मध्य बिंदु का नियामक। बिल्कुल, तो यहां पे y का वैल्यू दिया है p बराबर हम सभी का क्या हो जाएगा y1 यानी कि -5 और +11 2। p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 6 5 11 होता है ना, तो बिल्कुल यह हो जाएगा 6/2, यह हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा 3। देखिए इस तरीके से 3 निकल गया, ऑप्शन हो गया बी नंबर। कितना इजी है ना, काफी आसान तरीके से अपने बना दिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बाटे वो प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन तारा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाला और पूछल भी जाई। क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि बिंदु -6, -7 का कोटि क्या होगा। वीडियो कैसा लगता है, कैसे आपको पसंद आता है या नहीं आता, मतलब आपको समझ में आता है या नहीं आता, आप हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है -6, -7 का कोटि क्या होगा। देखिए दो मान बिंदु दिया गया होता है, एक का होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। क्या होता है, दूसरा होता है कोटि। पूछा क्या है कोटि, तो कोटि का हो जाएगा -7। -7 का है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट जवाब होगा। अगर भुज पूछता तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाता। तो इस तरीके से बखूबी या बेहतर तरीके से आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, कह रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तब बाबू हम कई बार बतौले बानी कि एक्स अक्ष के समीकरण y बराबर 0 होला और y अक्ष के समीकरण x बराबर 0 होला। तो पूछत का बा एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो ये तरीका से जब भी क्वेश्चन आई तो फटाफट से सोचे समझे कि नहीं के और जल्दी जल्दी जवाब दे दो बटे। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, भले ही यहां माइनस की जगह प्लस हो जाए या फिर यहां पे कोई या फिर आपको माइनस को माइनस रहने दे, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में इस तरीके का। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है आपको क्या कहता है, एक मान को आपको चेंज करना होता है या फिर आपको एक सिंपल बता दे ट्रिक, या फिर आप याद करके रखिएगा, बनाना नहीं हो, समय आपके पास नहीं हो तो तब आप क्या कीजिएगा, अगर माइनस दिया गया होगा तो उसका आंसर 0 होता है और प्लस दिया गया होगा उसका आंसर 1 होता है। बस इतना याद करके रखिएगा। आपको बता देते हैं कैसे आता है इसका आंसर, वो भी ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 को आपको क्या कर देना है, चेंज कर लेना है 90 माइनस थीटा से। तो 90 में से क्या घटाइएगा, तो सर 80 घटाएंगे तो हम सभी का सेक हो जाएगा। माइनस का कॉट स्क्वायर जो है, कॉट स्क्वायर यहाँ पे 80 डिग्री को कॉट स्क्वायर 80 डिग्री रहने देते हैं। हम सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा कॉट 80 डिग्री और माइनस कॉट का 80 डिग्री। अब देखिए कॉट 80 में से कॉट 80 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। देखिए आंसर आ गया 0, कहां पे, ऑप्शन नंबर है बी नंबर, और बी नंबर आपका सही जवाब हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बखूबी बना देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है और देखिए क्लास को छोड़ के मत जाइए, क्लास के छोड़ के जाइए तो बहुत बड़ा पछतावे के पर जाए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बताया जाता है जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाए। विश्वास नहीं हो तो पिछला वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठावा और देखो कि क्वेश्चन जो हम बता रहे बानी का वो तरीका से क्वेश्चन पूछल गई बा या नहीं पूछल गई। क्लियर। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी बखूबी बेहतर क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक जो है वो दिया गया है, ठीक ना, इतना कह रहा है इसके केंद्र के नियामक क्या होंगे। तो हमने आपको बहुत बार बताया है और आपको बोले थे कि लिख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में केंद्र के नियामक के लिए। तो जब भी केंद्र के नियामक पूछी तो सब में के पहला जोड़ के 3 से भाग दे दो। केंद्र के नियामक पूछी तो यानी कि 1 - 1 प्लस जोड़ दीजिए 5 और जोड़ दीजिए 8, आप बट्टे भाग दे दीजिए 3 से। तो क्या हो जाएगा, 8 और 5 कितना होता है, तो कहेगा सर 8 और 5 होता है कितना, 13, और 13 में से एक घट जाए कितना हो जाएगा 12, 12/3 और कटाएंगे कितना होगा 4, यानी कि एगो आ गया आंसर 4। अब इस सब का दूसरा पद जोड़ के 3 से भाग दीजिए, 0 -2 +2/3। अब देखिए 0 और -2 +2 कितना होगा, 0, 0 में से 0 जाएगा, 0, 0/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एक निकला उनका 4 और एक निकला 0, यानी कि 4, 0, 4, 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए कितना इजी और आसान तरीके से आपने बना दिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला जो प्रश्न है, आप देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा खास है और इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर काफी लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिमिति बता रहा है। परिमिति करने का मतलब परिधि होता है, यानी कि परिमाप होता है। क्लियर? तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि इसको सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए था लेकिन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है, इसको बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहे यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर? तो देखिए इसका सूत्र कौन सा लगेगा, पाई r प्लस 2r। फॉर्मूला लगता है इसका पाई r प्लस 2r। अब देखिए दोनों में r है तो r कॉमन ले लेंगे यानी कि पाई प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर? काफी बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं या काफी टीचर भी इसमें गलती कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पाई r प्लस 2r में से r कॉमन लेंगे। r का वैल्यू दिया है 7। देखिए अब बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा लेकिन ये समझ में नहीं आता है जल्दी कि किस सूत्र से बनेगा। पाई के बदले 22/7 तो 22/7 लिख दिया, प्लस 2 को 2 लिख दिया और इसको ब्रैकेट से हमने बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 को 7 रहने देते हैं, इंटू 22/7 प्लस 2 दिया गया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, लिख देते हैं 1 और भिन्न का जोड़ बना देते हैं। 7 एक का एलसीएम 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 से 22 में गुणा करेंगे हो जाएगा 22 और प्लस 7 से कितना मार्क में जाएगा तो 7 मार्क में जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14/7। अब देखिए अब यहाँ पे 7 तो 7, 22 और 14 कितना होता है, 4 2 6 और 2 1 3 यानी कि 36 बटे कितना हो गया 7। अब देखिए 7 गुणे 36/7, 7 से 7 कट गया, इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। क्या होता है, 36 होता है, तो याद करके रखिएगा। क्लियर? चलिए सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरीके से आपको बखूबी बना देनी है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन बा बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी वृत्त पर। तब बाबू वृत्त से बाह्य बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखा खींचल जा सकता। मान ला कि हई वृत्त है, देखिए ये आपका वृत्त है और सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक बाह्य बिंदु है P और एकरा से अगर कहल जाए कि स्पर्श रेखा खींचो तो एगो रेखा हेजी से खींचल जाई और एगो रेखा हेजी से खींचल जाई, एकरा अलावा कौन और रेखा खींचल जाई ना। यानी कि बाह्य बिंदु से केवल 2 ही रेखा खींचा जा सकता है। और अगर पूछे कि इस वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन बाह्य बिंदु से पूछेगा एक बाह्य बिंदु से मात्र 2 को खींचा जाएगा। अगर 2 को बाह्य बिंदु दे दिया था तो हाँ बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बखूबी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये देखिए ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है और आपको हमने बोला ना कि अगर आप फॉर्मूला केवल याद कर लेते हैं तो समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देंगे। हाँ क्लियर, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस जो cot स्क्वायर थीटा होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 10 यानी कि 10 10 इंटू 10 15 यानी कि 15 और 10 75 और 10 80 डिग्री का मान क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मान केवल एक ही होगा। अगर कहिएगा कि सर इसको बना करके बता दीजिए तो भी आपको हम बना करके बता देंगे। करना क्या है कि आपको 4 पद दिया है ना, 4 पद में से 2 पदवा को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए tan 90 - थीटा से, और जैसे ही tan 90 - थीटा से चेंज कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 निकल करके चला आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब्जेक्टिव में आएगा तो भी उस समय भी आपको हम बता देंगे। अगला जो क्वेश्चन बाटे वो क्वेश्चन कह रहा और इस तरीके के क्वेश्चन 100% पूछा जाए एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तब sec थीटा का हुई। tan थीटा बराबर √3 बा। देखिए यहां से tan थीटा बराबर √3 है। अब आपको सबसे पहले ये याद करना है कि tan में किसका मान जो है वो √3 होता है। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है। यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 में √3 का मान हो जाएगा। यानी कि थीटा का बदले क्या निकल गया, 60 डिग्री। तो जब थीटा का बदले 60 डिग्री निकल गया तो यहाँ पे sec 60 डिग्री पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया सिंपल भाषा में कहे तो sec 60 पूछ रहा है ना, तो sec 60 के वैल्यू जो होला वो क्या होला, sec 60 के वैल्यू 2 होता है। कितना होता है,
चलिए तो बात करते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की। और अगला नंबर देखिए, प्रश्न बहुत ही बखूबी, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। तब बाबू जब भी ये तरीके के क्वेश्चन आई तो सबसे पहले तारा ही जानकारी होके के चाहिए कि tan थीटा जो होता है बाबू, tan थीटा वो जो 4/3 दिया गया है ये लंब बटे आधार होता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लंब बटे आधार हो गई। अब चलो, जब लंब बटे आधार होता है इसका मतलब कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर बाबू फॉर्मूला होला अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर नीचे 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 होला 25 और 25 का वर्गमूल निकल के ये रूट से बाहर करके हो जाएगा आपका 5, यानी कि कर्ण का मान 5 आ गई। क्वेश्चन का पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा क्या चीज, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब का वैल्यू है 4 अब बटे कर्ण हो जाएगा 5। कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा कह रहा है तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 है और कर्ण यहाँ पे 5 है, 3/5। अब कह रहा है कि इस दोनों को जोड़िए और जोड़ करके मान बताइए, यानी कि 4/5 और प्लस में जोड़ दो एक बार 3/5 के। तो देखिए 5 5 कैल्सियम 5 होता है और 4 3 7 होता है, यानी कि 7/5। 7/5 कहां पे आंसर है, तो 7/5 बाबू आंसर बात है कहां पे, 7/5 ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ सर, हुंकार भर दीजिए कि जितना भी क्वेश्चन बता रहा है बहुत ही मजा आ रहा है और आप लोग सभी प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बखूबी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसका जो जवाब होगा ये आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल हाँ, तो इसका जवाब आपको बनाना, देखिए इसको ये भी आपको हम बता देंगे किस में, अब सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इसमें हिंट्स देते हैं। देखिए कोसेक यहाँ पे कह रहा है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप हमें बताइए कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है। तो कहेंगे सर कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर होता है और माइनस कॉट जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। हाँ तो बिल्कुल, तो आप सभी जानते हैं कि कॉट जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है, ये होता है ना, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बस आपको इसको तोड़ लेना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है आगे, इसका निकल के जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी कि 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। या फिर ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। क्लियर। इसलिए हमने आपको बोला कि आपको बखूबी जो है आगे आने वाली वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो अगला नंबर बाबू क्वेश्चन का रहा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बा, और इस तरीके के जब क्वेश्चन आवेला एग्जाम में तो काफी सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। क्वेश्चन क्यों चीज है कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री वाले थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी। तो बाबू चाप के लंबाई बताओ कि चाप के लंबाई क्या होला। क्लियर। हाँ बिल्कुल, अभी तक जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और एक एक प्रश्न का जवाब बताइए, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न जो होगा वह आपके लिए काफी ज्यादा खास होगा। देखिए चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 180 डिग्री गुणे पाई आर होता है। क्या होता है, थीटा बटे 180 आप पाई आर होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी दिखाई आपको नहीं देगा। कहेंगे कि हाँ सर ये कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, 180 डिग्री तो कहीं है ही नहीं, सब में तो है 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर थीटा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 डिग्री है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है, यहाँ पे 2 पाई आर थीटा बटे 360 है। फिर इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा पाई आर थीटा होनी चाहिए। देखिए पाई आर थीटा किस में है, देखिए पाई आर थीटा ऑप्शन नंबर बी में है, और यहां पे दिया है 2 बटे 360, तो कटा दो 2 से 180 हो गया। अब देखो अब आ गया ना, पाई थीटा बटे 180 डिग्री गुणे पाई आर, देखो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो यहां पे 2 केवल दे दिएगा तो 2 को कटाइएगा तो 180 में बदल जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर। अब देखो ये तो प्रश्न काफी चुटकियों वाला क्वेश्चन है, ये रसगुल्ला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेक 11 डिग्री बटा का कोसेक 79 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है। तब बाबू ये तरीके के क्वेश्चन जब भी आवेला तो हम बतौले बनी कि आपको एक मान चेंज कर लेना है और दूसरा मान पूर्ति और दूसरा मान को वैसे रख देना है, कटाना है, आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सर कैसे बता भी दीजिए एक बार, थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो चलिए सेक जो है 11 डिग्री को आप चेंज कीजिए तो हो जाएगा सेक 79 डिग्री, और नीचे है कोसेक का 79 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वह कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा कोसेक 79 डिग्री, और नीचे कोसेक 79 डिग्री दिया ही है। कोसेक 79 डिग्री से कोसेक 79 डिग्री कट गया, बच गया क्या चीज 1, यानी ऑप्शन ए नंबर। क्लियर।
चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि एक पहिए का व्यास जो है वह 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको अगर इसका उत्तर पता है कि कैसे बनता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए व्यास दिया गया है तो इसका सबसे पहले हम लोग परिधि निकालेंगे। तो परिधि होता है पाई डी, तो पाई डी हम लोग निकालेंगे और पाई डी बराबर होता है क्या चीज, तो पाई का बदले दिया गया है 22/7, तो 22/7 होता है, 22/7 रख लेते हैं और डी का वैल्यू होता है, डी का वैल्यू दिया है 40, ठीक ना। अब चलिए अब इसको गुणा करते हैं तो 22 चौका हो जाएगा 88 और 0 का 0 यानी कि 880, अब अट्टा हो जाएगा 7। क्लियर। अब ये आ गया आपका सेंटीमीटर में आया है क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है तो इसको भी हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में जब बदलना पड़ेगा तो यहां पे क्या होगा, हम लोग को 100 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, यानी कि इसको 100 से यहां पे हम लोग भाग देंगे, ठीक ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अभी जो देख सकते हैं भाग में है, भाग में हो जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, गुणा में बदलेगा तो 880/7 को 7, गुणा में बदलेगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इनके 1 बट्टा हो जाएगा 100। अब एक 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कि बच जाएगा क्या चीज, 88/7 में 10 से हो जाएगा 70। अब ये होगा मीटर, यानी कि 88/70 है आपका मीटर निकल कर चला आया, इसकी परिधि निकल के चली आई। अब कर 176 मीटर की दूरी तय करने में, यानी कि 176 में 88/70 से हमने के भाग दे दो बाटे और जो आंसर आई वो आंसर निकल करके चला आएगा। यानी कि 176 में हम लोग को भाग देना है किससे, 88/70 से। क्लियर है। चलिए भाग देते हैं तो 176 को 176, इसके नीचे कुछ नहीं था तो उसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब ये भाग में है तो गुणा में बदलेगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी ऊपर हो जाएगा 70 और बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 88। क्या हो जाएगा 88। अब इसको कटाइए तो इसको जब कटाएंगे तो 88 दूनी होता है आपका 176। क्या होता है 88 दूनी 176 और 7 दूनी 14 यानी कि 140। तो 140 जो है चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले आपका वृत्त की परिधि निकलना है, जो वृत्त की परिधि निकल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर सबको पहले मीटर में बदल लेना है। मीटर में क्योंकि मीटर में दिया गया है, अगर ये भी सेंटीमीटर में दिया गया होता तब बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक ना। अब उसके बाद से बस 176 में जितना आया तो उतना भाग दे दिया, आंसर आपका निकल करके चलाया। कहां पे, इजी था ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h हो और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन क्या होगा। बाबू एकर आयतन बताओ बटे कि एकर जो आयतन निकल के आई वो क्या हुई। तो बिल्कुल इसका काफी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका तो सूत्र ही है कि 1/3 πr² h होता है। क्या होता है 1/3 πr² h होला, यानी ऑप्शन हो जाए बी नंबर। अगर अगला नंबर हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो क्वेश्चन का हल बटे वो क्वेश्चन बा कि यदि किसी बेलन का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन बटे कि अगर बेलन के व्यास यानी कि 28 सेंटीमीटर, तो बेलन के व्यास बटे यानी कि त्रिज्या निकाल ला, तो 28 में 2 से भाग देगा तो त्रिज्या निकल जाए, यानी कि पाई बटे ये d/2 होता है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 14, यानी कि r का वैल्यू जो निकल गया, r का वैल्यू ये आपका 14 निकल गया। ऊंचाई यानी कि h जो दिया गया है वह 20 दिया ही गया है और बाबू इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, फटाफट से बताइए। हाँ बिल्कुल, तो बेलन का जो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ही याद नहीं है। क्या होला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, πr² होला, उहे होला बेलन के πr² होला। बेलन संपूर्ण 2πr² + 2πr 2πr × r + z। 2πr × r + h होला ना। ओकरा के ऊ कह दिहल बा तो ओकरा के सॉल्व करके आ गए 2πr + 2πr। अगला नंबर तक प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एकरा के लिख देता, लिख एकरा के 37 नंबर।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि किसी बेलन का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वह 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका देखिए इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है ना। क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो यहां पे आर का तो वैल्यू दिया नहीं है, व्यास दिया है, तो व्यास हम लोग त्रिज्या निकालेंगे यानी कि आर निकालेंगे। तो आर बराबर हो जाएगा 28/2 यानी कि हो जाएगा 14। क्या निकल गया, 14। यानी आर का वैल्यू बस हम लोग को यहां से निकल के आ गया। तो इस वाले सूत्र पे हम लोग को आसानी से बैठा देना है। क्या सूत्र था, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच था। क्लियर। तो 2 को 2 पाई के बदले होता है 22/7, आर के बदले 7 कितना निकला 14 इंटू फिर आर यानी कि 14 प्लस एच का वैल्यू कितना है 20। कर लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 और दूनी 88, 88 हो गया ना। 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और इंटू 14 और 20 कितना होता है, तो 14 और 20 होता है 34। कितना होता है 34। यानी कि अब 88 में गुणा कर दीजिए 34 से। जब 88 में आप 34 से गुणा करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। हाँ, तो फटाफट से आप लोग गुणा करके बताइए इसका राइट जो जवाब होगा क्या होगा। हाँ, 37 नंबर प्रश्न का, बहुत बढ़िया बाबू। 37 नंबर प्रश्न का जवाब जो होगा वह क्या होगा, 28 में 34 से केवल गुणा कर दीजिए। तो 28 और 34 में गुणा करेंगे तो 2992 आना चाहिए इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यानी कि 2992 जो होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग फटाफट से इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो तो उसका आयतन क्या होगा। अगर बाबू अगर कोनो गोला बटे अगर ओकर त्रिज्या जो बटे वो 3 गुना बढ़ जाता टे तो ओकर क्षेत्रफल, ये सॉरी आयतन पूछ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, आयतन बाबू पूछ रहा है कि आयतन जो है कितना गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना बढ़ रहा है तब, तो 3 गुना बढ़ रहा है तो उसका आयतन 27 गुना हो जाएगा। 3 3 का 9, 9 3 27 गुना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको हूबहू आपके एग्जाम में एकदम टकराने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको वही सारे क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन के विकर्ण, देखिएगा कह रहा है कि किसी घन का विकर्ण की लंबाई अगर 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तब बाबू जब भी ये तरीके के क्वेश्चन पूछी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी और अगर विकर्ण दले बटे, तो सबसे पहले तो भुजा पता होगा चाहिए। तो इसकी भुजा बराबर होता है √3a, √3 गुणे भुजा होता है ना, √3 इंटू भुजा होता है, यानी भुजा बराबर यहां पे देखिए कह रहा है कि इसकी विकर्ण की लंबाई दे दिया है 6√3, यानी कि √3 से √3 कट जाएगा। भुजा बराबर हो जाएगा हम सभी कितना, तो कहेगा कि सर भुजा बराबर हो गया 6। अब कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बाबू आप सभी जानते हैं कि किसी घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा का बदले का 6 बा, तो हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 36 में 6 से गुणा कर दीजिए। तो 36 में 6 से गुणा किया 6 जाएगा 36 के 6 और 6 3 18 और 18 और 3 216, 216 होना चाहिए इसका आंसर। क्या हो जाएगा 216, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। चलिए तो 200 हो जाएगा 16 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से बाबू क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और अगर अभी से आप मिस करेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। चलिए अगले देखिए। हाँ, अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कीजिए यार, इतनी मेहनत से। और जो गणित जो है आपको इतना कठिन लगता है और इतनी आसान भाषा में आपको जब बताया जा रहा है, तो समझिए कि आपको पढ़ने समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसको लाइक करना शेयर करना आपका फर्ज बनता है, ताकि हर एक बच्चों के पास पहुंचे, क्योंकि काफी सारे बच्चों के पास नहीं पहुंच पाया है। और हो सकता है कि कहीं आप एक बार शेयर कर दें तो उनका भविष्य जो है वह बन सके, क्योंकि वह गणित में काफी ज्यादा बच्चे डरते हैं और डर को हम बाहर निकाल करके आपको उस तरीके से बखूबी तरीके से बता रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई बता देनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर दे दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के बदले आप सभी जानते हैं 22/7 होता है। आर के बदले क्या हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या दिया गया है और एल हम लोग को निकालना है, तो एल को एल रहने देते हैं, बराबर 880 दिया गया है। अब देखिए
7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 L बराबर हो जाएगा 880। इसलिए L को ही हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। L बराबर हो जाएगा 880 अब बटे 44, 44 दूनी 88 और 0 का 0 20, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई जो निकल के आएगी वो 20 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, और ये माध्यक माध्यिका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। जब भी आपसे बाबू माध्यक ये माध्यिका पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, बैठाना है। आप कहेंगे बच्चों की काफी सर आरोही या आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि घटते बढ़ते क्रम। घटते क्रम यानी कि सबसे पहले छोटा वाला मान लिखिए, उसके बाद से बड़ा वाला लिखिए, और या फिर सबसे पहले बड़ा वाला लिख दीजिए और उसके बाद से छोटा वाला लिख दीजिए। आइए हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में कहने का मतलब हो गया कि सबसे पहले छोटा वाला अंक लिखेंगे, फिर इसके बाद से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा वाला मान 3 है, कमा उसके बाद से क्या है 6 है, नहीं 5 है ना, 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, और फिर 10 है, और 11 नहीं है, की बार 12 है। अब उसके बाद से इस अंक को काउंट किया जाता है कि सर ये कितना है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि यह 8 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अगर अंकों की संख्या यानी सम होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसमें क्या देखिए यहां से ये 4 हो जाएगा, ये इधर से, और ये हो जाएगा 4, ये 4 4 संख्या हो गया ना। जब भी सम संख्या होगा तो क्या करना है, दोनों वाला अंतिम वाला मान इसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 7 और 8, 8 7 होगा 15, 15 में 2 से भाग दीजिए, हो जाएगा कितना 7.5, 7.5 आपका आंसर निकल करके चला आएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर सर विषम संख्या रहता तब क्या करते, तो विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 7 गो संख्या है तो 3 गो आगे, ये 7 बोला आपका जो है वह 9 गो है, हाँ 7 गो है तो 3 आगे और 3 पीछे, और बीच में जो भी मान बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो देखिए ये 3 गो संख्या और ये 3 गो संख्या, और बीच वाला मान केवल 8 बचा है, तो यही आपका आंसर हो जाता है विषम संख्या में। लेकिन सम संख्या में क्या होता है, पहले देखिए दोनों में आरोही या अवरोही में पहले बैठा लीजिएगा, यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में आप लोग सजाने के बाद ही ये मान निकाल करके लेके आइएगा। अगला देखिए, अगला सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा जा रहा है। बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आया होता है। तो बताइए कि कौन ऐसा अंक है इसमें से 42 नंबर क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार। तो कहेगा कि सर देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यानी कि जो है वह 4 बार 9 आया है, 4 बार 9, यानी कि सबसे ज्यादा 9 आया है, तो 9 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए, जांचने के लिए, बताने के लिए कि अभाज्य संख्या कौन है। बिल्कुल, तो अभी तक वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और एक एक बातों को, एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप समझिएगा। देखिए अभाज्य संख्या कहने का मतलब हो गया कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि वो न कटे न भाग लगे। जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, है ना, 29 हो गया, ये सभी के सभी संख्या आपका अभाज्य होती है। देखिए यहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 13 जो है वह 1 और 13 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ये भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसलिए ये हो जाएगा सी नंबर जवाब इसका। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बरम्बरता सारणी का माध्य जो है वह 8.9 mm, माध्यिका 9 है, तो बहुलक क्या होगा। अब देखिए बहुलक बराबर एक सूत्र होता है। बहुलक बराबर सर सूत्र क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका, क्या होता है, माध्यिका गुणे 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे होता है माध्य। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे 3 इंटू माध्यिका, तो माध्यिका यानी कि 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है, तो कहेंगे सर 9 है, हो गया 9, माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य का मान कितना है 8.9। अब गुणा कीजिए 9 3 27 माइनस 2 में गुणा कीजिए 8.9 से, तो 17 पॉइंट कितना होगा 8 होगा। क्लियर, अब 27 में से घटा दीजिए 17.8, तो कितना होगा
9 पॉइंट आपका हो जाएगा 2। 9.2 कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे भैया क्या कह रहा है? अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए 19 और 25 का। जब भी समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पूछे तो कुछ नहीं किया जाता है, आप इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी 19 और 25 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 9 5 14 का 4 और 2 3 और 1 हो जाएगा 4/2, यानी कि हो जाएगा 22। ठीक ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना होता। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि घटना ई पी इंटू ई और पी इंटू नहीं ई की प्रयेकता जो होती है वह क्या होती है, यानी कि इसके बराबर क्या होता है, तो वह बराबर 1 होता है। यानी कि प्रयेकता का जो वैल्यू होता है और प्रयेकता होने के प्रयेकता नहीं होने की वैल्यू जो होती है, यानी कि जोड़ा जाए उसको, तो 1 से ज्यादा वह नहीं होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रयेकता क्या होगी? 2 शीर्ष, अब 2 को जब सिक्का उछाला जाएगा तो 8 को परिणाम होगा, और 2 को शीर्ष, तो 2 को शीर्ष यानी कि 2/8 कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लसा क्या होगा? और ये तो क्वेश्चन आपको कई बार बताया गया है कि ए और बी अगर अभाज्य संख्या हो तो ए बी का जो ए बी का लसा होता है वो ए इंटू बी होता है, यानी कि ए बी होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है यहां पे कि निम्न में कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है? यानी कि घटना की प्रयेकता कौन नहीं हो सकती है? आपको पता है कि घटना की प्रयेकता वही नहीं होगी जो 1 से ज्यादा होगी या फिर कम होगी, पूरा एकदम माइनस में। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 7/6। 7/6 होगा, ये कभी भी प्रयेकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। किसी घटना की प्रयेकता ये नहीं हो सकती है। ठीक ना, तो इस तरीके से आपने देखा पूरा 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास था, और ये वही सभी प्रश्न था जो आपके पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है, और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बताया गया क्वेश्चन है, और इसी आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके आगे अगर आप वीडियो नहीं देखिए, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिए। और आपको पता है कि अंतिम दिनों के लिए हमें जाना जाता है, क्योंकि अंतिम दिनों में आपको इतनी गजब की और शानदार तैयारी कराते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होता है। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर के मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। फिर मिलते हैं आपसे इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो